अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाज़ेब। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार इमरान खान के वजारत उज़्मा से रुखसत किए जाने के आलमी साजिश के बयानिए को बार बार और दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर चुके हैं। जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिए को आप अगर देखें तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया वो उस एलामिया में इंक्लूडेड है। जैसे मैंने कहा, एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन इस वाज़ेह मौक़िफ़ के बावजूद इमरान खान की तान फिर भी आलमी साजिश के मौक़िफ़ पर ही टूटती हुई नजर आ रही है। आज तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके DGISPR को सियासी मामलात की तशरीह से गुरेज करने का मशवरा दिया। अगर बार बार सियासी मामलात की तशरीह DGISPR करना जरूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। बड़ा अफसोस था DGISPR ने जो कल बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि चॉइस है लोगों की एक्सप्रेशन की, लेकिन झूठ पे मबनी ये सारी चीजें। तो मैं समझती हूँ कि ये उनकी ओपिनियन उन्होंने अपनी दी थी कि मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। ये जैसे कि असद उमर साहब ने कहा, ये एक व्यू पॉइंट है और ये कहना कि जो उनसे डिसएग्री करता है वो झूठ बोल रहा है, ये एक इंसल्ट है। चेयरमैन PTI जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो इलेक्ट्रल वोट लेके जीत के आई थी, उस पे आप शक और शुबा कर रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है। उसकी पार्टी की लीडरशिप जिन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि साजिश है, उनको आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये सरासर अनएक्सेप्टेबल है। यानी फौज न्यूट्रल रहे, खामोश रहे तो फिर भी आपको मसला, और अगर वाजे और दो टोक अल्फाज में अमरीकी साजिश के बयानिए को मुस्तरद कर दे तो आप फरमाते हैं कि फौज के तर्जुमान को इन मामलात पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर उसी फौज की आप मिन्नते तरले कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को घर भिजवाएं, मुदाखलत करें और इंतखाबात कराएं। इस कन्फ्यूजन की समझ नहीं आती। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किए दिफाई उमूर के माहिर और साबिक वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब और साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बासित साहब, आपके पास पहले आएंगे। ये बताइएगा कि ये जो सो कॉल्ड अमरीकी साजिश है, अब तो DGISPR ने कल जो इंटरव्यू दिया, आज भी एक इंटरव्यू दिया कि कोई साजिश के सबूत नहीं मिले। ये उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये उनकी राय नहीं है बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने कल शेयर की है। इसके बाद अगर PTI इस मामले को मजीद प्रेस करेगी तो खुद को भी एम्बेरस करेगी और बैसियत मुल्क हमें भी एम्बेरस करेगी, पाकिस्तान को भी इंटरनेशनली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आदिल, इसमें ऑब्वियसली बहुत से एस्पेक्ट्स हैं क्योंकि जो PTI का नैरेटिव है उसमें बहुत से मैं समझता हूँ गैप्स भी हैं। लेकिन अगर हम जो वाक़यात हैं उन्हीं की बुनियाद पर चीज़ों को ले लें तो बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये हम सबको मालूम है कि 7 मार्च को एक मीटिंग होती है हमारे सफ़ीर साहब की वहाँ डोनाल्ड लू के साथ, और उसके बाद एक टेलीग्राम लिखा जाता है, साइफर टेलीग्राम, और वो साइफर टेलीग्राम आ जाता है पाकिस्तान, उसको लोग, और वो सिर्फ ये बात ठीक है इस हद तक कि वो सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी को एड्रेस था वो टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम की 2-3 सूरतें होती हैं। एक तो बहुत से लोगों को होता है, फिर एक नो सर्कुलेशन होता है, वो महदूद लोगों का होता है, और फिर एक बाज़ एम्बेसडर सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी को वो इस किस्म के टेलीग्राम भिजवा देते हैं। तो वो फॉरेन सेक्रेटरी ने यकीनी एतबार से उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर के साथ शेयर किया और बात ख़त्म हो गई। उसके बाद ये भी देखिए कि अगर बहुत कोई सीरियस बात होती वो कि हमारे सफ़ीर ने ये ज़रूर लिखा था उस आखिरी पैराग्राफ में कि हमें इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करना चाहिए क्योंकि बाज़ बातें जो हैं वो शायद डोनाल्ड ट्रम्प ने मुनासिब नहीं की और उसको इंटरफेरेंस के ज़ुम्मे में लाया जा सकता है। उसके बाद उसी डोनाल्ड ट्रम्प को हमारे सफ़ीर साहब वाशिंगटन में 16 मार्च को अपने एक तकरीब में उस समय दावत देते हैं, वो ऑनलाइन वहाँ तकरीर भी करते हैं। उसके बाद आप आगे आ जाइए तो 21 मार्च को हमारे उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा कुरैशी साहब जो हैं वो US की जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको रिसीव करते हैं फॉरेन ऑफिस में, और वहाँ पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होती है कि किस तरह हम पाकिस्तान और US के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाएं, किस तरह 75th जो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की एनिवर्सरी है उसको किस तरह हम मनाएं। तो वहाँ पे अगर 7 मार्च से लेकर
21 मार्च तक हमें इसका पता नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी हो गई है, तो फिर तो बड़ी मुझे ताज्जुब है इस बात पे। और फिर बड़ा मतलब ये पहली दफ़ा हुआ है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर में अंडर सेक्रेटरी के साथ नेगोशिएशंस किए हों। यूजुअली तो ये होता है ना कि चले अंडर सेक्रेटरी भी अगर डिप्टी सेक्रेटरी आ जाता है तो चलिए फिर मैं बात मान लेता हूँ, लेकिन अंडर सेक्रेटरी तो हमारे यहाँ आप कह लिए कि एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के बराबर एक ऑफिसर है, उसके साथ हमारे उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर निगोशिएट कर रहे हैं। और हमने उसके बाद देखा कि उन्होंने एक बाकायदा फॉरेन ऑफिस से एक प्रेस रिलीज भी इशू होती है जिससे बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है और इस बात का इजहार किया जाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को हम आगे लेकर चलेंगे। तो अब ये तमाम जो वो चीज़ें हैं, इससे तो यही पता चलता है कि उस वक्त तक ऐसे हालात नहीं थे जिसको अब हम सुनने को मिल रहे हैं। ये मुमकिन है कि देखिए जो बड़ी ताकतें होती हैं वो ऑब्वियसली अपनी नाराज़गी का इजहार करती हैं, और ये मुझे मालूम है फॉर अ फैक्ट कि डोनाल्ड लू ने जब हमारे सफ़ीर साहब से मुलाकात की तो उन्होंने ज़रूर इस बात का खदशात का इजहार किया कि हमारे ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ रहे। क्योंकि देखिए पहले ये बात देखिए कि जब बाइडन साहब आए तो 29 तारीख को ही जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने पहली कॉल की, फ़ोन कॉल हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, वो थी डैनियल पर्ल के हवाले से, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चारों मुलजमान को छोड़ दिया जाए। उसने एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट किया। फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब बहुत कोशिश करते रहे कि प्रेसिडेंट बाइडन की फ़ोन कॉल आ जाए, वो उनको नहीं आई, बल्कि हमारे सफ़ीर को, पुराने जो सफ़ीर उनको रेप्रीमांड भी किया गया, जहाँ तक मेरी तलात है कि भाई अभी तक आप कॉल क्यों नहीं अरेंज करवा सके। वो कॉल भी फिर नहीं हुई। उसके बाद आप आगे आ जाइए तो CIA के डायरेक्टर ने पाकिस्तान का विज़िट किया, तो चूंकि कॉल प्रेसिडेंट बाइडन की नहीं हो सकी, गुफ्तगू हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म के साथ, तो फिर हमारे वज़ीर आज़म ने CIA के डायरेक्टर को भी नहीं रिसीव किया। एक लिहाज से रिएक्शन था, चलिए वो ठीक ही है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड आ जाइए तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में जो डोनाल्ड लू हैं, जिनका ओहदा असिस्टेंट सेक्रेटरी का है, उन्होंने ज़रूर अपने तौर पे कोई बातें कर दी होंगी जिसका हमारे सफ़ीर ने भी खास नोटिस नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने उस 7 मार्च की मुलाकात के बाद 16 मार्च को अपनी एम्बेसियाँ बुलाया सफारत खाने में। अगर इतने ही हालात थे तो फिर ये किस तरह सारे मामला चलते। तो मुझे, और फिर ये भी देखिए कि जब 31 मार्च को हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें यही फैसला किया जाता है कि जी आप एक डिमार्च पेश कर दीजिए, यहाँ इस्लामाबाद में भी और वाशिंगटन DC में भी, तो वो भी हो जाता है। अब ये समझ नहीं आती कि अगर कॉन्स्पिरेसी इतनी ही बड़ी थी तो फिर तो कुछ और इकदाम करने चाहिए थे। फिर यहाँ पे जो उनकी शारजा अफेयर्स थी उनको कह देना चाहिए था कि जी यू आर पर्सोना नॉन ग्राटा, आप यहाँ से चले जाइए, अगर इतने ही मामला संगीन थे। तो लगता यही है कि कहीं जो है हकीकत जो है वो कहीं बीच में है। तो मैं पूरी तरह बाय नहीं करता इस चीज़ को। अगर यहाँ पे कुछ लोगों ने साथ दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर ये कोई मुझे कहे कि पूरी एक कॉन्स्पिरेसी हुई तो फिर जो है उसको आप बताइए तो उसी कब हुई। जल साहब ये बताइएगा कि जब फौज ये डिसाइड करती है कि हमने न्यूट्रल रहना है बहुत से खुसूसन सियासी मामलात में और बहुत से मामलात में, और खामोशी इख्तियार की जाती है, तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। लेकिन जब इदारा अपना एक वर्जन देता है बाकायदा सरकारी तौर पर, तो फिर ये कहा जा रहा है कि जी आपको इन मामलात पर नहीं बोलना चाहिए। यानी जहां पर उन्हें सूट करे तो फौज न्यूट्रल ना रहे, जहां पर उन्हें सूट नहीं करता तो जी फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। ये मतलब ये कंफ्यूजन क्या आपको भी इसी तरह लग रही है? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो रवैया है जिसका आपने जिक्र किया है, ये सिर्फ PTI के साथ मुंसलिक नहीं है, ये तमाम पार्टीज के साथ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको साबित कर दूंगा, लेकिन इस पर हम आगे बहस नहीं करेंगे। तो ये एक हमारा नॉर्मल रवैया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कि वो ये कोशिश करते हैं कि एक तरफ तो कहें कि जी आप मुदाखलत ना करें, दूसरी तरफ वो उनका दिल ये होता है कि हमारे हक में ज़रूर मुदाखलत करें जहाँ तक हो सकती है। ये एक मतलब इसको मैं ये समझता हूँ कि जिस बात पे एग्रीमेंट है DISPR का भी और PTI का भी, उसका जिक्र क्यों ना किया जाए। और वो एग्रीमेंट किस बात पर है? वो एग्रीमेंट इस पर है कि सब कहते हैं कि जी कोई आप करवा लें, जुडिशल कमीशन से इंक्वायरी करवा लें। तो आपको और मुझे तो बात इस बात पे करनी चाहिए कि जिस बात पे मुंतबिक है सबका इत्तफाक है
उस बात को आगे क्यों ना लेकर जाया जाए बजाय। लेकिन एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, देखिए बात यह है कि अब इस मसले को कुरेदने का या इसको हल करने का, मिसाल के तौर पे अगर ये साबित हो जाता है या साबित नहीं होता है, तो जो मौजूदा हालात हैं हमारे गरीब आवाम के, या ये जो हुकूमत बैठी हुई है, क्या ये चली जाएगी? क्योंकि आई तो बज़ाहिर बिल्कुल कानूनी तरीके से है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आई है। आज जो बात करनी चाहिए पीटीआई को, पीडीएम को, वो ये बात करनी चाहिए कि आपके सामने क्या प्लान है। आप अगर लोग आपको वोट देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप वोट कैसे लेंगे? वोट लेने का ये कोई तरीका ना अपनाया जाए कि कोई हमारे साथ है या कोई हमारे साथ नहीं है। ये मेरा अंदाजा है, मैं गलत हो सकता हूँ। कभी ये बात नहीं कर रहे, दोनों साइड इसमें शामिल है कि जी आप अवाम के लिए क्या करेंगे, जो कि ये नहीं कर पा रहे, या जो उन्होंने नहीं किया ये करके दिखाएं। और एक चीज का मुझे जवाब कभी नहीं मिला कि ये जो मौजूदा पीडीएम है, इसने ऐसे मौके पर ये तौक गले में डाला क्यों है? ये अगर इसका कोई जवाब दे, मेरे दिल में जवाब है इन सब के, लेकिन मैं वो चूंकि आज आपका मौजू नहीं है। लेकिन इसके बाद आखिर में मैं 2 पॉइंट उठाना चाहूंगा। नंबर 1, जी सर, आप अच्छे खासे जहांदीदा मतलब है, आप जानते हैं हर चीज। पहला सवाल ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, जब किसी भी मुल्क में उनकी मंशा के खिलाफ कोई काम होता है तो क्या वो चुप करके बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं? इसका आप जवाब दिल में रखें, मुझे बेशक न दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान इतना गैर अहम मुल्क है कि अगर यहाँ पर कोई अमेरिका की मंशा के बगैर बात हो भी रही हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये 2 सवाल मैं छोड़ देता हूँ, इसके जवाबों के बाद बाकी सवाल खुद ब खुद उठ जाएंगे। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि इसका अवाम की भलाई से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका जमहूरियत के आगे बढ़ने से बहुत कम ताल्लुक है। अगर ये करवा लें तो बहुत अच्छी बात है, खासकर जबकि सब इस पर मुत्तफिक हैं। और साफ जाहिर है कि जो एक प्रोफेशनल उन्होंने अपना बयान दिया है, वो सोच समझकर पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही दिया होगा, वो तो अपने बयान पर कायम रहेंगे। तो आप एक जो सुपीरियर तरीन इंटेलिजेंस अदारा है उसके खिलाफ कोई चीज़ साबित करेंगे कैसे? ये तो मतलब सोचने की बात है। तो मेरा अपना ख्याल है ये चीज़ पीछे रह गई है, इसको पसे पुश डाल देना चाहिए। आगे की बात करनी चाहिए कि अभी मुल्क जिस तरीके से चलाया जा रहा है या चल रहा है, इसमें स्टेबिलिटी, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप ना लेकर आए, आपको किसी तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ये जो हम भाग दौड़ कर रहे हैं ना कि किसी तरीके से इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए, मेरे भाई ये नहीं हो सकता। आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, और उसके हल 2 ही हैं। एक, जो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि आप अर्ली इंतखाबात कराएं, शफाफ इंतखाबात कराएं। एक दूसरा तबका है जो ये कह रहा है कि जी इतनी ज्यादा कड़वाहट है कि अगर इस वक्त आपने इंतखाबात कराए तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। बहरहाल उसका सद्देबाब किया जा सकता है, पहले लोगों से लिखवा लें, करा लें कि ये। दूसरे कुछ लोग कह रहे हैं कि एक लंबा इंटरम सेटअप बनाया जाए, केयर टेकर सेटअप, जो बुनियादी काम करने के वो करें, कड़वाहट थोड़ी कम हो, टेम्परेचर जरा नीचे हो, उसके बाद जो है ना इंतखाबात कराए जाए। हर हालत में इंतखाबात इसका हल है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, अब्दुल बासित साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान भी हैं। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब, जो DGISPR ने कल इंटरव्यू दिया और आज दिया, बड़े दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है अमरीकी साजिश सो कॉल्ड जो है वो उस बयानिए में, बल्कि कोई जान भी नहीं है। आज उन्होंने ये कहा कि अगर इस पर जुडिशल कमीशन बन जाए, जो कि हुकूमत के डोमेन में, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को, खुसूसन आपकी जमात को, एक जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि ये मामला ख़त्म ही हो जाए? एक तो ये मैं पहले वजाहत कर दूं कि कोई चीज़ दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता। फैसला भी आ जाएगा तो नहीं होगा। एक तो नेचर है इमरान खान को इलेक्शन भी चाहिए, अर्ली इलेक्शन भी चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन जिसमें वो जीते हैं, और ना सिर्फ जीते हैं, 2/3 पे जीते हैं। और अगर ये नहीं होगा तो फिर वो डी चौक में बुला लेंगे लोगों को। तो लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट किसके साथ हम डील कर रहे हैं। इमरान खान की आज तक कोई मुझे एक बता दें, एक चीज कि जिसमें उन्होंने कहा होगा कि हाँ जी ठीक है मैं मान गया। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि वो जजेस को एक्यूज कर चुके हैं कि जी 12 बजे अदालतें खुली और उन्होंने उस साजिश का हिस्सा बने वो जजेस जिसका वो साजिश का जिक्र करते हैं कि जिसके रजीम चेंज के हवाले से। तो एक इदारे को एक्यूज कर रहे हैं। इदारे ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, बड़े क्लियर कट क्लैरिफिकेशन दिया है
जिसमें ये सिर्फ नहीं कहा कि जी साजिश नहीं हुई थी, ये भी बताया कि तहकीकात की गई थी और उस एजेंसी ने की थी जो कि बेहतरीन है, जिसको पहले इमरान खान साहब खुद मानते थे। तो जब एक तहकीकात हो चुकी है तो फिर किस तरह से एस्टेब्लिश किया जाएगा? जज क्या एस्टेब्लिश करेंगे, जुडिशियल कमीशन क्या एस्टेब्लिश करेगा? मतलब वो किससे इनपुट लेगा? तो ये कहना कि जी वो उनका, जब इनकी बात नहीं मान रहे हैं, जो एक इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है जिसने क्लैरिफाई ये भी कर दिया है कि जी तहकीकात हुई थी बिटवीन 7th और 8th मार्च एंड 30th और 31st मार्च, जब वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी। एक दफा मीटिंग नहीं हुई, पिछली हुकूमत की सरबराही में हुई, प्राइम मिनिस्टर, 2 दफा हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद। तो अभी क्या एस्टेब्लिश करेंगे? जजेस के पास ये कहाँ से इनपुट आएगा कि साजिश हुई है या नहीं है? इंटेलिजेंस एजेंसी से ही आएगा ना, उन्होंने बता दिया। तो आई डोंट थिंक सो। अब लेकिन हैविंग सेड दैट, अब क्या प्राइम मिनिस्टर फैसला करते हैं ये तो जाहिर है उनकी स्वाबजीद है। एज फार एज आई एम कंसर्न, इस वक्त तक तो, आज तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें जुडिशियल कमीशन सेटअप करना, मेरी पर्सनल राय है कि नहीं करना है। ठीक, अच्छा, इसमें जुबैर साहब, असद उमर साहब ने आज कल एक इंटरव्यू में भी कहा और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि DGISPR ने जो कहा है वो उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आज DGISPR ने बड़ा वाज़ेह कहा कि ये मेरा कोई सियासी ओपिनियन नहीं था, इदारे के वो तर्जुमान हैं और इंफॉर्मेशन की बेसिस पर और इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसकी बेसिस पर ये हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी जो कल मैंने कहा, लेकिन PTI ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यार देखिए ना, आरा सिंपल सी बात है, जो 3 पॉलिटिकल पार्टी मेन है, PPP, MLN, UIF, जो MMA का हिस्सा था, उनके मिला के 162-163 मेंबर्स हमेशा थे और उन्होंने कभी इसमें कोई शक नहीं किसी को शो किया था कि हमारे पास अगर 172 होंगे तो हम हुकूमत को गिरा देंगे, और उनका वो राइट भी है हमारा कि जी अगर 172 हमारे पास होंगे तो हम गिरा देंगे। क्वेश्चन ये है कि अब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है कि बाप पार्टी और MKM जिन्होंने वोट डाला जिससे हुकूमत का तख्ता हुआ, क्या उन्होंने उस साजिश में मुलव्विस थे? अगर तो इमरान खान के पास कोई एक एविडेंस है, वो ये कहते हैं कि हमारे से, हम किसी से मिले थे, एक तो उन्होंने कोई एविडेंस नहीं पेश किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर दें। दूसरी बात यह है कि वो उनके पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि MKM और बाप पार्टी ने किसी साजिश का हिस्सा बने थे। तीसरी चीज ये है कि इफ दे स्टिल फील, इफ PTI स्टिल फील कि जी उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, पिटीशन दाखिल कर दें। और वो तो हाजिर सर्विस जज हैं, वो हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस साहब, अगर रजिस्ट्रार साहब समझेंगे कि दिस इज वर्थ एक्सेप्टिंग द पिटीशन तो वो करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो उससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। इट्स एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी, वो जाने और PTI जाने, वो क्यों नहीं रास्ता इख्तियार करते? ठीक, अच्छा जुबैर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि इससे पहले 2018 के इंतखाबात के बाद नून लीग का एक बयानिया बना, नाम भी लिए गए जलसों में। आज PTI ये कहती है कि जी ये तो मुस्लिम लीग नून भी जिस तरह से इदारों पर तनकीद करती रही है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त भी हुआ और आज भी जितनी तनकीद इदारों पर हो रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पर, ये तो जो आप करते रहे हैं वो आज ये कर रहे हैं। आई एम सॉरी, जिस तरह से PTI कर रही है और जिस तरह से सोशल मीडिया PTI का कर रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख, और जिस तरह से तस्दीक की जा रही है, मेरा नहीं ख्याल है इसकी कोई मिसाल होती है। कोई स्पेसिफिक चीज हो, कोई स्पेसिफिक चार्ज हो, तो वो जरूर अगर वो करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीकेकार है। बट प्लीज स्पेयर द इंस्टीट्यूशन। आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, आए हमारे साथ मुकाबला करें। हमने एक चेंज किया है, हम कह रहे थे 2018 का इलेक्शन धांधलीशुदा था, हम ये कह रहे थे कि वो हुकूमत सिलेक्टेड है और उसके सिलसिले में हम जो भी बैकअप खुद, जी इनके पास क्या है सिवाय इसके कि डोनाल्ड लू ने एक मीटिंग की थी एम्बेसडर के साथ और उसकी वजह से यहाँ हुकूमत का तख्ता हो गया। तो हमारे साथ कोई, या तो हम इन्वॉल्व थे, कोई लिंकेज था, ये हम समझते हैं कि जाहिर है देयर विल बी एंगर कि जी आप समझ रहे थे कि 2028 तक आप होंगे और ये बीच में आके ये कहाँ से PMLN वगैरह, वो एंगर अपनी जगह है। बट आई डोंट थिंक सो कि जिस तरह से तस्दीक की जा रही है इदारे की बार बार इतनी दफा, तो आप खुद बताएं कब ISPR चीफ ने कब आके क्लैरिफाई किया था
डिटेल में क्लैरिफाई किया था, लेकिन फिर भी उसी तरह से फिर लगे हुए ये ओपिनियन होगा। ओपिनियन क्या मतलब होता है? कल को जज को फैसला देगा, वो कहेगा ये जज का ओपिनियन है, तो फिर क्या करेंगे? ठीक, चले मोहम्मद जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान है, गो के उन्होंने कहा कि उनका जाती ओपिनियन है, फैसला शहबाज शरीफ साहब ने करना है, लेकिन उनके बकौल जुडिशल कमीशन बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर उसके नतायज इमरान खान की मर्जी और मंशा के बरक्स आए तो वो उस फैसले को कबूल नहीं करेंगे, और यही इमरान खान साहब का माजी रहा है उनके बकौल। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। मुश्किल फैसले करें तो मुश्किल, ना करें तो और मुश्किल, यह वो सूरत हाल जिसने मौजूदा हुकूमत को मुश्किल में डाल रखा है। हालिया दिनों में पेट्रोल, बिजली और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में बेशबा इजाफा करके हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए, जिसकी हुकूमत को सियासी कीमत चुकाना भी पड़ सकती है, और अब भी मकबूलियत की कीमत चुकाना पड़ रही है। इसके बावजूद भी हुकूमत यकसू है और बार बार कह रही है कि माजी की हुकूमतों की गलतियों की वजह से मुश्किल फैसले लेना जो है वो हमारी मजबूरी है। गो कि हुकूमत का ये मौकिफ जो है वो काबिल कबूल दिखता है, लेकिन साथ में हुकूमत का शिकार भी दिखती है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि मुश्किल फैसले लेने नागुज़ीर हैं, लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आंसुओं का जिक्र और कौम के दर्द की दहाई देकर इन फैसलों से कतराने की कोशिश भी की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ भी शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास में अपने वज़रा की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा ना करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। अब अगर ऐसे मुश्किल फैसले करने से हुकूमत कतरा रही है, जिसके ना करने की वजूहात भी मौजूद हैं कि अवाम पर ज्यादा बोझ शहबाज शरीफ साहब नहीं डालना चाहते, लेकिन मईशत फिर संभलेगी कैसे? IMF कैसे मानेगा? तफसीली गुफ्तगू करेंगे मुस्लिम लीग नून की माश रुकन और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी अपने पार्टी के बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और आप कर भी रहे हैं, लेकिन अभी और भी आपको मुश्किल फैसले और नागुज़ीर फैसले करने हैं IMF को मुतमईन करने के लिए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे की, यानी सब्सिडी वापस लेने की समरी मुस्तरद कर दी। तो ये क्या पैगाम आप दे रहे हैं मार्केट को भी और कौम को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, सबसे पहले तो जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मुश्किल फैसले इस हुकूमत ने आके लिए भी हैं, और यकीन करें आगे भी लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, मगर जिम्मेदाराना तरीके से। जो हमारी एक जिम्मेदारी है कि इस रियासत के जो मामलात हैं उसको सही तरीके से लेके चलें, उसके जो फाइनेंसेस हैं उसको जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करें, मगर साथ ही साथ जो अवामी तरजीहात हैं, जो अवामी मसाइल हैं उसको अवलीन तरजीह दें, और कोशिश करें कि इन मुश्किल हालात के अंदर भी कम से कम जो है वो बोझ हमारे सबसे कमज़ोर तबकात और लोअर मिडिल क्लास पे पड़े। तो यही वजह है, और आपने खुद अपने जो भी इस सेगमेंट के इंट्रो पे सही कहा कि यही वो बैलेंस है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब और काबीना स्ट्राइक करते हैं, और इस वजह से ही ये फैसले मुश्किल हैं। और इसमें मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूँगा कि बिल्कुल नहीं कतरा रही हुकूमत, मगर सारे जो फैक्टर्स हैं उनको देख के, और बिलखुसूस जो हमारे कमज़ोर तबकात हैं और जो आवाम है उसको किस तरह मैक्सिमम प्रोटेक्शन इस तरह के मुश्किल फैसलों से दे सकते हैं, इन चीज़ों को देख के फिर फैसले किए जा रहे हैं, मगर हरगिज़ भी किसी मुश्किल फैसले से कतराया नहीं जा रहा। जी, आप देखेंगे पहले भी लिए, और इसके अंदर मैं एक जरा दाद देना चाहूँगा आपको भी, दीगर और मीडिया के साथियों को भी, ओपिनियन मेकर्स को, कि इन मुश्किल फैसलों को पॉलिटिसाइज नहीं किया गया, और इनकी ज़रूरत रियासत के लिए और हमारे मुल्क के लिए समझी भी गई है, आवाम को समझाई भी गई है। हालांकि हमने जो हालात इनहेरिट किए उसके अंदर ये हमारे हिसाब से तबाही लगाई गई, मतलब कि आग लगाई गई थी, मगर अब हम इसको बुझा रहे हैं, और इसके अंदर सब स्टेक होल्डर्स का जो किरदार है वो काबिले दीद है। मुझे बिलाल साहब ये बताइए, एक बयानिया ये बनाया गया जब आपकी गवर्नमेंट आई कि जी महंगाई तो बढ़ रही है, सब्सिडीज हम वापस ले रहे हैं, लेकिन रुपए की कीमत को हम कंट्रोल करेंगे वर्सेस डॉलर। तो जैसे ही रुपए डॉलर जो है वो नीचे आएगा तो उससे महंगाई में कमी होगी, लेकिन ये बयानिया आपका कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। 206 207 में ट्रेड कर रहा है डॉलर। ये किस तरफ जा रहा है मामला, और क्या एहसास है कि जिस तेजी से रुपए गिर रहा है तो उससे तो महंगाई मजीद बढ़ेगी? जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये डॉलर जो है ये काफ़ी डिप्रिशिएट किया है, मगर ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि IMF का के साथ जो नेगोशिएशंस हैं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द ही ये क्लोज होंगी। हमें जो पिछली हुकूमत जानबूझ के अपने किए हुए मुआहदे के से बैक ट्रैक करके एक IMF के प्रोग्राम को, चलते प्रोग्राम को स्टॉल कर गई,
और हमारे लिए मुश्किल जानबूझ के छोड़ की गई हमारी हुकूमत के लिए, जो हमने जिम्मेदारी से सौंपी। और हमने पहले भी कहा था कि मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले हम करेंगे, और हम कर रहे हैं। मगर आप इंशाल्लाह देखेंगे कि अब बजट भी पेश हो गया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही IMF के साथ एक कोशिश होगी कि मुआहदा तय पा जाए, और उससे मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। क्योंकि अभी बुनियादी तौर पे हमारा एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस है, और काफी लोगों का इस तरफ रुझान है कि जब IMF के साथ आपकी एग्रीमेंट होगी तो उसकी भी ट्रांच अगली आपकी आ जाएगी, और उसके साथ फिर मार्केट सेंटिमेंट भी होगी, और जगहों से भी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आसानी होगी। तो यकीनन ये जो मुश्किल फैसले लिए हैं उसके नतीजे में हम इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि ये मुआहदा तय पा सकेगा, और हम इंशाल्लाह ये फिर उसकी नतीजे में ये रुपए में भी इस्तेहकाम, और हो सकता है इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि बेहतरी भी आएगी। ठीक, बिलाल अजहर कियानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सीनियर साफी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया। इमरान खान का बयानिया दुरुस्त है, गलत है, वो साइड पर अगर हम कर दें, लेकिन उनका अपना वोटर और सपोर्टर उनके पास दोबारा वापस आया है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नून लीग की गवर्नमेंट जो है मरकज में, उससे सख्त से सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। पेट्रोल में, डीजल में 60 रुपए का इजाफा हो गया, बिजली अभी मजीद महंगी करनी पड़ेगी, मजीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। ऐसे में जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, पंजाब को नून लीग का किला समझा जाता है, खुसूसन GT रोड और सेंट्रल पंजाब की अगर बात करें तो कुछ सरप्राइजेस देखने को हमें मिल सकते हैं, और PTI स्ट्रांगली कम बैक कर सकती है पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में। सरप्राइज तो खैर इलेक्शन में होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि नून जो है वो बड़ा अच्छा वर्क कर रही है, और कैंडिडेट उसने, जाहिर है पिछले MP ये सारे जो हैं वो उसके कैंडिडेट हैं 20 के 20, तो इसलिए मेरा एज जो है वो तो नून के पास है। लेकिन जाहिर है सरप्राइजेस दे सकती है। आप 20 सीटें जिनसे बेसिकली तो ये तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, तो इसलिए नून के लिए तो जीतना एक बड़ा मार्का होगा, लेकिन नून का ख्याल है कि वो 12-13 सीटें जीत जाएगी। तो इसलिए PTI को जोर लगाना चाहिए। PTI के लिए ये साबित करना बड़ा ज़रूरी है कि मेजॉरिटी सीटें कम अज़ कम वो जीतें। अगर वो सारी नहीं जीत सकते तो कम अज़ कम मेजॉरिटी सीटें। ठीक, अच्छा वड़ाइच साहब, इमरान खान का अपना जो सो कॉल्ड अमरीकी साजिश का बयानिया है, बार बार जलसों में वो उसको दोहरा भी रहे हैं कि उन्हें साजिश के तहत हटाया गया। कल DGISPR ने एक इंटरव्यू दिया, आज भी इंटरव्यू दिया, बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के जो दोनों इजलास थे उसमें कोई सबूत सामने नहीं आए, कोई सर्विस चीफ ने ये नहीं कहा कि साजिश हुई है। फिर उसके बाद असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी DGISPR साहब को इन मामलात पर बात करने से गुरेज करना चाहिए। यानी इमरान खान जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं वो पाकिस्तान में वो सियासत चलती नहीं है। यानी इस्टेब्लिशमेंट को खुलकर आप उनसे मुखालफत उनकी कर रहे हैं, टकराव मोल ले रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि खान साहब इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि वो ये अब समझते हैं कि वो इतने मकबूल हो चुके हैं कि अब फतह से उन्हें कोई नहीं रोक सकता? जी हाँ, देखें ना, एक तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि अब उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की राहें जुदा हैं और उनकी आरा भी मुख्तलिफ हैं। जी, पहले जो एक कन्फ्यूजन था कि शायद कुछ मिली जुली चीज़ है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है, और अब दोनों की आरा बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोनों को मुख्तलिफ अंदाज में देखना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है फ़ौज ये चाहती है कि मुल्क की सारी सियासी जमातों के साथ उसका किसी के साथ भी ऐसा तजाद ना हो, ऐसी लड़ाई ना हो कि लड़ाई लगे। तो उन्होंने तो नून लीग के साथ भी अपने राहें जो हैं वो उनको भी ठीक किया है, अपने रास्ते जो हैं उनको दुरुस्त अंदाज में किया है, और अब नून के साथ भी वो उनका क्लैश नज़र नहीं आ रहा। और लेकिन यह है कि इमरान खान ने ये जो फ़ैसला किया है एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाने का और एंटी अदारों के जाने का, इसका उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि उनका जो पावर बेस है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। उनका सारा पावर बेस जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। वही लोग उनके साथ आए थे, वही उनके वोटर हैं, वही उनके सपोर्टर हैं। तो अल्टीमेटली किसी जगह जाके जहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत वाज़ेह हो जाएंगी तो उनके वोट बैंक के अंदर दरार भी आ सकती है, बहुत बड़ा मसला भी बन सकता है। क्योंकि जितने उनके डाई हार्ड सपोर्टर हैं वो तो शायद उनके साथ रहें, चाहे वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी चले जाए। लेकिन बहुत से लोग जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे और वो इमरान के साथ इसलिए आए थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सफ़े पे हैं,
वो जाहिर है फिर ज़्यादा देर इमरान खान नहीं रहेंगे। वड़ा साहब, एक तरफ तो पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा करते हमें दिखती है कि जी न्यूट्रलिटी तोड़ें, खामोशी तोड़ें, इंतखाबात करवाएं, शहबाज शरीफ को घर भिजवाएं। फौज जब लेकिन ये कहती है कि कोई साजिश नहीं हुई, तो फिर पीटीआई ये कहती है कि आपको इन मामलात में बोलना नहीं चाहिए। मतलब ये हुआ कि पीटीआई के हक में फौज न्यूट्रलिटी खत्म कर दे तो ठीक है, लेकिन अगर अदरवाइज फौज न्यूट्रल रहती है तो पैगाम ये है पीटीआई की तरफ से फौज को कि हमारी आपके साथ लड़ाई है। ये क्या पीटीआई के बयानिए में कंफ्यूजन आपको जाहिर करती है, उनकी सोच में और बयानिए में? यह कंफ्यूजन भी है, इलॉजिकल भी है। आप किस तरह से ये डिटरमिन और किस तरह से डिक्टेट कर सकते हैं कि फौज आपके कहने के मुताबिक चले। एक वक्त था कि जब फौज जो है वो आपको हुकूमत में लाई, आपकी सपोर्ट करती रही, आपको चलाने की कोशिश करती रही, बहुत मदद करती रही, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया। अब मेरा ख्याल है कि अब जो इमरान खान की डिक्टेशन है इसका बुरा मनाया जाता है, इसको कोई अच्छे अंदाज में नहीं लिया जाता। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की बात की जाए, जब से ये लोग आए काफ़ी मुश्किलात कहने सामना है, मईशत जो जिस तरह से उन्हें विरासत में मिली, लेकिन अब डॉलर की उड़ान देख लें, IMF बजट से खुश नहीं है। ऐसे में इमरान खान के बयानिए को तकवीयत मिल रही है अवाम में, और वो ये कह रहे हैं कि जी इनसे कुछ नहीं हो पाया, बिजली नापैद हो चुकी है, महंगाई हो रही है। ऐसे में क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मामलात को संभाल लेंगे, डिलीवर कर पाएंगे? यह अभी फिलहाल लगता है कि इक़्तिदार के घोड़े में की जो सैडल है उसमें पूरी तरह कदम नहीं जमे शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन देखना यह है कि और कोई ऑप्शन क्या है जी। अभी इस वक्त तो कोई ऑप्शन नहीं है मुल्क के पास। इमरान खान को हम निकाल चुके हैं नो कॉन्फिडेंस से, और अब शहबाज शरीफ सारी जो बाकी पार्टियां हैं उनके मुतफिका तौर पर वज़ीर आज़म है। तो मेरा ख्याल है इस ऑप्शन पे हमको स्टिक करना पड़ेगा एज ए नेशन, एज ए ओवरऑल, और देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं, और उम्मीद करनी चाहिए कि उनकी जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं और उनकी जो माजी का तजर्बा है उसको बरूए कार ला कर वो मुल्क को की इक्तसादी जो सूरत हाल है उससे निकालेंगे। ठीक है। DGISPR ने आज बड़ा दो टोक कहा कि जुडिशल कमीशन अगर गवर्नमेंट बनाती है हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है, साजिश की तहकीकात के लिए हुकूमत अगर बना दे तो क्या आप समझते हैं कि ये अच्छी तरफ ये मामलात जा सकते हैं, सियासी जो मामलात हैं और जो लड़ाई झगड़े हैं? कोई हरज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सियासी चीज़ें होती हैं ना, वो जुडिशल कमीशन का फैसला आ भी जाए तो कोई कुछ नहीं होगा। आपको याद है कि पिछली दफ़ा जुडिशल कमीशन बना था 4 हलकों के बारे में, और जुडिशल कमीशन का फैसला आ गया था, फिर भी PTI नहीं मानी थी। PTI ने अपना बयानिया वही बरकरार रखा था कि वो इलेक्शन ठीक नहीं है और उसके जो हलके हैं उनमें धांधली हुई है, सिलेक्टिव धांधली। तो ये तो सियासी बयानात अपनी जगह होते हैं, और जुडिशल कमीशन ठीक है, शुरू में बन जाता तो अच्छा था, अब काफ़ी लेट हो गया है, अब मामलात उससे काफ़ी आगे जा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दोबारा से वही बहस दोबारा से छेड़ना मुनासिब नहीं होगा। चलें, सुहेल वड़ाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल मुझे मेरी टीम से मैं इजाज़त दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।